अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि हमारे पास एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ क्या है l है, क्लियर है। और रॉड का जो यह इंड है, यह इंड a बोला गया है और रॉड के इस इंड को b बोला गया है। और बोला गया कि रॉड का यह जो इंड है, इस इंड को हिंज कर दिया गया, इस इंड को क्या कर दिया गया, हिंज्ड कर दिया गया है, क्लियर है, ठीक है। और इस इंड को एक लाइट स्ट्रिंग से बांध करके लटका दिया गया है, क्लियर है, ताकि यह रॉड हॉरिजॉन्टली स्टेशनरी कंडीशन में रहे, क्लियर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में बोला गया है कि इस हिंज द्वारा इस रॉड पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है सो कैलकुलेट कीजिए, तथा इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप कर रहा है सो कैलकुलेट कीजिए, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कि हिंज द्वारा किस तरीके से फोर्स लगाया जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रस्सी में जो टेंशन लगता है वह रस्सी के लेंथ के अलोंग लगता है, क्लियर है। यानी कि जो रस्सी में यानी कि जो स्ट्रिंग में जो टेंशन लगता है वो फिक्स डायरेक्शन में लगता है, क्लियर है। और हमेशा वह किस डायरेक्शन में लगेगा, रस्सी के टेंशन के अलोंग लगेगा, क्लियर, ठीक। लेकिन हिंज के केस में ऐसा नहीं होता है। हिंज के केस में किधर भी फोर्स लग सकता है, वह डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है, क्लियर है, ठीक है। तो हिंज के केस में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है, क्लियर है। तो हिंज के फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हिंज फोर्स को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एज्यूम करके कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हिंज फोर्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्लियर, ठीक, क्लियर है। तो जब कभी भी हमें हिंज फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग हिंज के बारे में सबसे पहले देख लेंगे कि हिंज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। यदि हिंज जो है वह फ्रिक्शनलेस होगा तो फ्रिक्शनलेस हिंज जो होता है केवल फोर्स प्रोवाइड करता है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन यदि वही हिंज फ्रिक्शनलेस नहीं हुआ, उस हिंज के पास कुछ फ्रिक्शन हो गया, तो वह हिंज फोर्स के साथ साथ वह जो है एक टॉर्क भी प्रोवाइड कर देगा, क्लियर है, ठीक है। आइए हम लोग हिंज फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक दो डायग्राम से समझ लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रॉड है, क्लियर है। और इस रॉड का यह जो इंड है, इस इंड को मान लेते हैं कि हमने हिंज कर दिया, इस इंड को हम लोगों ने क्या कर दिया, हिंज कर दिया। और यह जो हिंज किया है और इस समय जो हिंज है, यह हिंज जो है फ्रिक्शनलेस है, हिंज क्या है, फ्रिक्शनलेस है, क्लियर है। तो इस समय जो हिंज होगा वह क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली फोर्स प्रोड्यूस करेगा। इस समय जो हिंज होता है इट प्रोड्यूसेस, लिख लीजिए एक लाइन, इट प्रोड्यूसेस ओनली फोर्सेस। इस समय जो हिंज होगा वह केवल फोर्सेस प्रोड्यूस करेगा, क्लियर है। लेकिन यह हिंज किस डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस करेगा इसे हम लोग डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। यह हिंज किस डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस करेगा यह डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसा है, क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में हिंज फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे सिंपल रास्ता अपनाया गया है वह यह अपनाया गया है कि हिंज फोर्स के एक कंपोनेंट को हम लोग इस रॉड के एलोंग मान लेंगे, रॉड के लेंथ के एलोंग मान लेंगे, क्लियर है। और इस डायरेक्शन में जो हिंज फोर्स होगा उसे हम लोग बोल देंगे एच, क्लियर है, ठीक है। एच क्या क्यों बोलेंगे, क्योंकि यह रॉड के लेंथ के एलोंग है, क्लियर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग इसको एच बोल देंगे, क्लियर। दूसरा जो और हिंज फोर्स का जो दूसरा कंपोनेंट होगा वह क्या होगा, इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है। और इस कंपोनेंट को बोल देंगे भी, क्लियर है, ठीक है। यानी कि एच क्या हो गया, हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और भी क्या होगा, हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट। यहां लिख लीजिए एच क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स। और यह जो भी हो गया, यह भी क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स, क्लियर। तो जब हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल जाए हिंज फोर्स का और जब हमें वर्टिकल कंपोनेंट पता चल जाए हिंज फोर्स का, तो हिंज फोर्स हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हिंज फोर्स होगा वह क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस के बीच में कहीं ना कहीं होगा, और वह होगा कितना, वह होगा √h² प्लस v², क्लियर है, ठीक है। यदि यह हिंज फोर्स इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा हो तो इस हिंज फोर्स का डायरेक्शन भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, और वह डायरेक्शन होगा कितना, तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, tan थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो tan थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, v/h मिल जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो हिंज फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको पता चल गया होगा, हिंज फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको पता चल गया होगा। तो हिंज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे सिंपल सा रास्ता अपनाएंगे
कि हम लोग यह देखेंगे कि हिंज जो है वह कैसा है। यदि हिंज जो है कि वह फ्रिक्शनलेस होगा तो हिंज जो होगा वह क्या प्रोड्यूस करेगा, केवल फोर्सेस प्रोड्यूस करेगा। और उस हिंज फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उस हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे और उस हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट पता चल जाएगा, तो हिंज फोर्स आसानी से हम लोग क्या कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। हिंज फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, √h² + v² हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और उस हिंज फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वह कितना हो जाएगा, उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan थीटा से कैलकुलेट करेंगे। और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, v/h हो जाएगा। हम लोग यह मान ले कि यदि हिंज जो है वह रफ है, रफ हिंज है। हिंज कैसा है, रफ है। अब हम लोग सेकेंड केस ले लेते हैं। सेकेंड केस में मान लेते हैं कि जो मेरा हिंज है वह हिंज जो है वह रफ हिंज है। इस समय हिंज को हम लोग फ्रिक्शनलेस मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हिंज अब रफ हो गया। तो जब कभी भी हिंज रफ होगा, नोट कर लीजिए, इट प्रोड्यूसेस फोर्सेस एज वेल एज टॉर्क। क्लियर है। तो जब हिंज रफ होगा तो हिंज जो होगा वह दो चीज प्रोड्यूस करेगा, फोर्सेस तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। तो फोर्स को कैलकुलेट करना हम आपको सिखा चुके हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए रॉड के लेंथ के अलोंग हम लोग एक कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स, और इसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हिंज फोर्स का कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, और इसे हम लोग बोलेंगे वी, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स। क्लियर है, ठीक है। और इन दोनों फोर्स का, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का और इस वर्टिकल कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट होगा सो ही क्या कहलाएगा, हिंज फोर्स कहलाएगा। क्लियर है। और हिंज फोर्स होगा कितना, और इस केस में जो हिंज फोर्स हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, √h² + v² हो जाएगा। क्लियर है। और यह एंगल यदि थीटा मान ले तो tan थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, v/h मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। साथ ही साथ इस समय यह जो हिंज होगा वह अपने एक्सिस के अबाउट एक टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टाउ बोलेंगे। क्लियर है। और कंडीशन दिया रहेगा तो हम लोग टाउ को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो यही मेरा हिंज फोर्स है। क्लियर है। तो हिंज फोर्स जो होता है वह किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, वह डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है, सबसे पहली बात। और हिंज फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हिंज को सबसे पहले देख लेंगे कि हिंज फ्रिक्शनलेस है या रफ है। यदि फ्रिक्शनलेस हुआ तो हिंज केवल फोर्सेस प्रोवाइड करेगा, और उस हिंज फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस हिंज फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे और उस हिंज फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हिंज फोर्स का मिल जाएगा तो इन दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट निकाल देंगे, सो ही क्या कहलाएगा, हिंज फोर्स कहलाएगा। क्लियर है, ठीक है। और उस रिजल्टेंट का हम लोग डायरेक्शन भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। लेकिन जब हिंज जो होगा वह क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा, तो हिंज फोर्स तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, साथ ही साथ एक क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है। और इस टॉर्क को भी हम लोग दिए गए कंडीशंस के अनुसार आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये बातें आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी तक जितना प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं सब में क्या बनाया है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो यह मेरे पास एक क्या है, रॉड है, और इस रॉड का यह जो इंड है, यह इंड है, इस इंड से हम लोग क्या किए हैं, जैसे धागा लगा करके एक स्ट्रिंग लगा कर ऐसे बांध दिए हैं, और यहाँ पे हिंज कर दिया गया है। यहाँ पे इस रॉड को क्या कर दिया गया है, हिंज कर दिया गया है। क्लियर है, ठीक है। तो इस धागा में जो टेंशन मान लेते हैं डेवलप हुआ उसे टी बोल देते हैं, और इस हिंज द्वारा जो हिंज फोर्स प्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि और अच्छा एक चीज और, जब कोई कंडीशन नहीं दिया गया हो तो उस समय हिंज को हम लोग फ्रिक्शनलेस हिंज मानेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हिंज का कोई कंडीशन नहीं दिया गया था, तो यह हिंज जो था वो फ्रिक्शनलेस ही था। क्लियर है। तो यह जो हिंज होगा वह केवल क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली फोर्सेस प्रोड्यूस कर पाएगा। क्लियर है। तो इस हिंज द्वारा जो हिंज फोर्स प्रोड्यूस किया जा रहा है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हिंज फोर्स के एक कंपोनेंट को इस रॉड के लेंथ के लॉन्ग मान लेंगे, उसे हम लोग एच बोलेंगे, और दूसरे कंपोनेंट को इस रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर मान लेंगे, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे। क्लियर है। यह मेरा हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और यह मेरा हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। क्लियर है। यदि हम लोग इस एच का वैल्यू और इस बी का वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो आसानी से हम लोग हिंज फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है, ठीक। तो हिंज द्वारा लगाए जाने वाला जो फोर्सेस है, उस फोर्सेस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वह एच है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वह क्या है, वी है। क्लियर है, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस रॉड का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, क्योंकि यह रॉड हमने यूनिफॉर्म रॉड माना, तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ होगा वह उसी पर क्या करेगा, रॉड का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो यह हम मान लेते हैं कि रॉड का सेंटर ऑफ मास है, यह पॉइंट जो है वह रॉड का क्या सेंटर ऑफ मास है।
क्लियर है। तो और इसी सेंटर ऑफ मास पर क्या लगेगा, रॉड का mg वेट लगेगा। क्लियर है, ठीक है। तो हमने mg को दर्शा दिया। क्लियर, इसके अतिरिक्त इस रॉड पर कोई फोर्स लग नहीं रहा है। क्लियर है। और यह रॉड शुरू में किस कंडीशन में दिया गया है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में दिया गया है, यानी कि रॉड स्टेशनरी है। क्लियर है, ठीक है। तो जब यह रॉड स्टेशनरी है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, तो इस रॉड पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो नेट फोर्स को जब हम लोग जीरो करेंगे तो इस एफ नेट को जीरो करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको बैलेंस करेंगे और जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है उसको बैलेंस करेंगे। क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वह केवल मेरा क्या है, हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वह कितना हमारे पास है, एच है। तो एच है और कोई दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग नहीं रहा है, तो एच हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जीरो मिल जाएगा। एच हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। क्लियर, ठीक। अब हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, यह भी लग रहा है और यह टी लग रहा है। भी मेरा क्या है, हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, भी प्लस टी बराबर क्या लिखेंगे, एम जी लिखेंगे। भी प्लस टी बराबर क्या लिखेंगे, एम जी लिखेंगे। क्लियर है। हमारा यह क्या मिल गया, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के कंडीशन से इक्वेशन मिल गया। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यह जो रॉड है, यह रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, तो इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किस पॉइंट के अबाउट, एवरी पॉइंट के अबाउट, प्रत्येक पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते कि यह जो मेरा पॉइंट दिया था ए दिया था और यह पॉइंट क्या दिया था, बी दिया था। तो मान लेते कि इस ए पॉइंट के अबाउट इस रॉड पर जो लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि यह रॉड क्या है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। क्लियर है, ठीक है। तो ए पॉइंट के अबाउट जो इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह क्या होगा, जीरो होगा। तो मान लेते कि ए पॉइंट के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क है वह टाउ है, तो टाउ कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो इस ए पॉइंट के अबाउट सभी फोर्सेस का टॉर्क लिख के वेक्टरली ऐड कर देंगे तो हमको जीरो आ जाना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो इस ए पॉइंट के अबाउट इस हिंज फोर्स का यह जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर है, प्लस और इस ए पॉइंट के अबाउट हिंज फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इस वर्टिकल कंपोनेंट का भी टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, प्लस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस जीरो, प्लस इस एम जी का इस ए पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह क्या होगा, एम जी इंटू एम जी के लाइन ऑफ एक्शन पर इस ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यह डिस्टेंस क्या होगा, यह डिस्टेंस होगा और यह डिस्टेंस हमें कितना मिलेगा, L/2 मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, L/2। सेंस कौन सा सेंस हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। क्लियर है, प्लस। अब हम लोग इस पॉइंट के अबाउट इस टेंशन का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो इस टेंशन का इस ए पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह क्या होगा, टी इंटू इस टेंशन के लाइन ऑफ एक्शन पर इस ए पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा। और यह डिस्टेंस हमारे पास कितना है, एल दिया गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी इंटू एल। किस सेंस में हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। क्लियर है, बराबर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। क्लियर, ठीक। तो मान लेते, अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें टेंशन मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या है, नेगेटिव है। तो यह क्या मिल जाएगा, एम जी इंटू L/2 मिल जाएगा, माइनस से क्या मिल जाएगा, टी इंटू एल मिल जाएगा, बराबर क्या कर देंगे, जीरो। तो टी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, mg/2, यानी कि इस रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा वह कितना हो जाएगा, mg/2 हो। अब हम लोग इस टी के वैल्यू को उठा के यहाँ डाल देते हैं तो हमें v का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि हिंज फोर्स का यह जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो v प्लस टी की जगह पे क्या लिखेंगे, mg/2 बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v बराबर हमें क्या मिल जाएगा, mg/2 मिल जाएगा। यानी कि इस वर्टिकल डायरेक्शन में जो हिंज फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वह कितना हो जाएगा, mg/2 ही होगा। क्लियर है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हिंज फोर्स का कंपोनेंट होगा वह कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर है। तो नेट हिंज फोर्स किस डायरेक्शन में हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया। क्लियर है, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है हिंज फोर्स, और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास कितना है, mg/2 है। तो नेट हिंज फोर्स कितना हो गया, तो नेट हिंज फोर्स जो होगा इस केस में कितना हो जाएगा, v के इक्वल हो जाएगा और वह होगा कितना, mg/2 हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। तो हिंज फोर्स इस समय किधर लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वह होगा कितना, mg/2 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यह प्रॉब्लम आपको एक बार खुद से सॉल्व कर लेना है। क्लियर, ठीक। अब हम लोग हिंज फोर्स से ही संबंधित अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि एक रॉड है हमारे पास, यह रॉड यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है। क्लियर है। और इस रॉड को यदि हम लोग ए भी बोल दे तो इस रॉड का यह जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को हिंज कर दिया गया है। क्लियर है, इस पॉइंट को क्या कर दिया गया, हिंज कर दिया गया है। क्लियर है, ठीक है। जबकि इस बी पॉइंट को जो है एक
स्ट्रिंग से, एक लाइट स्ट्रिंग से जोड़ के यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया गया है, ताकि यह जो रॉड है, यह रॉड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही स्टेशनरी कंडीशन में रहे। क्लियर है, यानी कि यह रॉड इसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम में बना रहे। क्लियर है, ठीक है। तो हमें यह बोला गया है कि यदि यह हिंज जो है वो फ्रिक्शनलेस है, क्लियर है, तो हमें यह बोला गया कि हिंज फोर्स कैलकुलेट कीजिए तथा इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हो रहा है उस टेंशन को कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने हिंज के बारे में पढ़ा है कि जब हिंज फ्रिक्शनलेस हो तो फ्रिक्शनलेस हिंज जो होता है वह क्या प्रोड्यूस करता है, वनली फोर्सेस प्रोड्यूस करता है। क्लियर है, ठीक है। और उस हिंज फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते क्या है, हिंज फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट जब हमको कैलकुलेट होकर मिल जाएगा तो हम लोग हिंज फोर्स को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, ठीक। तो ये मेरे पास एक क्या था, ये मेरे पास एक रॉड था। क्लियर है, और इस रॉड का यह जो इंड था, इस इंड को ए बोला गया है और इस इंड को क्या बोला गया है, बी बोला गया है। क्लियर है, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या कर दिया गया है, हिंज कर दिया गया। इस पॉइंट को, ए पॉइंट को क्या कर दिया गया है, हिंज कर दिया गया है। तो जो भी हिंज फोर्स है उस हिंज फोर्स का एक कंपोनेंट किधर मान लेंगे, इस डायरेक्शन में मान लेंगे, रॉड के लेंथ के अलोंग मान लेंगे, और उस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, हिंज फोर्स के उस कंपोनेंट को हम लोग एच बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। और हिंज फोर्स का जो दूसरा कंपोनेंट लेंगे वह किस डायरेक्शन में लेंगे, इस रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे, और उस कंपोनेंट को क्या बोल देंगे, भी बोल देंगे। क्लियर है, ठीक है। यानी एच मेरा क्या है, हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और यह भी मेरा क्या है, भी जो है वह हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर है, ठीक है। और यह जो रॉड का यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट से एक स्ट्रिंग ऐसे गया है, और मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हुआ है वह टी डेवलप हुआ है। क्लियर है, ठीक है। साथ ही साथ हमें क्या दिया गया है कि यह जो एंगल दिया गया है, यह एंगल कितना डिग्री दिया गया है, 53 डिग्री दिया गया है। क्लियर है, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हिंज फोर्स कैलकुलेट करना है और टेंशन कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। मेरा काम ही है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो हम बना ही लेते हैं। तो इस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम को बनाने के लिए इस टेंशन को हम लोग ब्रेक करते हैं। इस टेंशन का यह जो कंपोनेंट होगा, यह कंपोनेंट हमें कितना मिल जाएगा, टी कॉस 53 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर है। और टी कॉस 53 डिग्री कितना होता है, 3/5 होता है। तो हमें कितना मिल जाएगा, 3t/5 मिल जाएगा। क्लियर है। यानी कि इस टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा वह 3t/5 मिलेगा। क्लियर है। और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट को मान लेते हैं। क्लियर है। और इस टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यानी इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह कितना होगा, टी साइन 53 डिग्री होगा। और साइन 53 डिग्री कितना होता है, 4/5 होता है। हम लोग क्या लिखेंगे, टी इंटू 4/5 यानी कि 4t/5 हो गया। यानी इस डायरेक्शन में जो इस टी का कंपोनेंट मिलेगा वह कितना मिलेगा, 4t/5 मिलेगा। क्लियर है, ठीक। और इस रॉड का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और उसी सेंटर पर क्या होगा, रॉड का सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि हमने इस रॉड को क्या माना है, यूनिफॉर्म रॉड माना है। तो मान लेते हैं कि यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यदि हम लोग ओ बोल दे तो वो मेरा क्या है, सेंटर ऑफ मास है। और इसी सेंटर ऑफ मास पर रॉड का क्या काम करेगा, mg काम करेगा। और किधर लगेगा रॉड का वेट, रॉड का यह जो वेट mg लगेगा वो किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। चूंकि कंडीशन में क्या दिया गया, यह रॉड इसी कंडीशन में, इस हॉरिजॉन्टल कंडीशन में इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। क्लियर है। अर्थात हम यह बोल सकते हैं कि इस रॉड पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह कितना होगा, 0 होगा। इस रॉड पे लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यह रॉड जो है इस हॉरिजॉन्टल कंडीशन में किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। यानी कि इस रॉड पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह भी 0 होगा, और इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह भी कितना होगा, 0 होगा। किस पॉइंट के अबाउट एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले इस रॉड पे लगने वाले नेट फोर्स को बैलेंस करते हैं। तो नेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करेंगे और वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करेंगे। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स को देखेंगे तो इस रॉड पे लगने वाला जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो कौन कौन सा फोर्सेस है, एक हिंज फोर्स का यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तथा इस टेंशन का यह जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर है, ठीक है। यानी कि यह जो हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एच, वह किसके इक्वल हो जाएगा, वह 3t/5 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, h बराबर 3t/5 लिखेंगे। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। क्लियर है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देख रहे हैं कि क्या लग रहा है, एक फोर्स यह भी लग रहा है। यह भी क्या है, हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर है, ठीक है। तो यह जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वह क्या है, भी है। और यहाँ पे एक वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वह कितना है, 40/5 है। और यह भी और यह 40/5 यह क्या लग रहा है,
अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि यह जो mg है यह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है? तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या है? v है और 40/5 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? v प्लस 40/5 बराबर क्या लिख देंगे? mg लिख देंगे। क्लियर है? यानी कि हम लोगों ने नेट फोर्स को, इस रॉड पे लगने वाले नेट फोर्स को बैलेंस कर लिया। क्योंकि यह रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, तो इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा सभी पॉइंट्स के अबाउट कितना होगा? 0 ही होगा। क्लियर है? ठीक है, तो जब सभी पॉइंट्स के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला नेट टॉर्क 0 है, तो हम लोग इस ए ही पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है? तो इस ए पॉइंट के अबाउट भी इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह भी कितना होगा? 0 होगा। तो टाउ ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इस ए पॉइंट के अबाउट इस रॉड पर जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं उस फोर्सेस का जो टॉर्क लिखेंगे वह कितना कितना लिखेंगे? तो हम लोग देखेंगे कि इस ए पॉइंट के अबाउट इस एच का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा? 0 होगा। प्लस इस ए पॉइंट के अबाउट इस भी का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा? 0 होगा। प्लस इस ए पॉइंट के अबाउट इस एम जी का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा? एम जी इंटू L/2 होगा। क्या होगा? एम जी इंटू L/2 होगा। क्यों? क्योंकि यह डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L/2 होगा। और यह किस सेंस में होगा? क्लॉकवाइज सेंस में होगा। क्लियर है? प्लस इस ए पॉइंट के अबाउट इस टेंशन के इस कंपोनेंट का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि इस टेंशन का यह जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से होकर गुजर रहा है? इस ए से ही होकर गुजर रहा है। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। प्लस टेंशन का यह जो कंपोनेंट है, यह जो वर्टिकल कंपोनेंट 40/5 है, इस कंपोनेंट का जो टॉर्क होगा इस ए पॉइंट के अबाउट वह कितना होगा? फोर्स हमारे पास कितना है? 40/5 है, इंटू इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन से इस ए पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, कौन सा डिस्टेंस होगा? ये डिस्टेंस होगा। और यह डिस्टेंस होगा कितना? एल के इक्वल है। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंटू एल लिखेंगे। सेंस क्या हो जाएगा इस टॉर्क का? तो टेंशन के इस कंपोनेंट का जो टॉर्क होगा उस टॉर्क का जो सेंस होगा वह किस सेंस में होगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे? एंटी क्लॉकवाइज सेंस लिख देंगे, बराबर कितना कर देंगे? 0। क्लियर है? ठीक, तो जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव है, तो हमें क्या मिल जाएगा? mg इंटू L/2 मिल जाएगा पॉजिटिव में। और यह तो यह कौन सा सेंस है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो यह निगेटिव मिल जाएगा। 40L/5 बराबर 0। तो यहाँ से t बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 5mgL/4 दूनी 8L। L से L कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिल गया? 5mg/8। यानी कि t जो मिल गया वो हमें कितना मिल गया? 5mg/8। यानी कि इस डायरेक्शन में जो टेंशन लग रहा है वो टी का वैल्यू कितना मिल जाएगा? हमें 5mg/8 मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यानी टेंशन इतना न्यूटन हो गया। क्लियर? ठीक, अब हमें एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है? हिंज फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हिंज फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस टी का वैल्यू उठा के जब हम यहाँ डाल देंगे तो यह एच का वैल्यू हमें मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस टी का वैल्यू उठा के हम लोग जब यहाँ डालते हैं तो एच बराबर हमें क्या मिलेगा? 3 इंटू टी की जगह पे क्या लिखेंगे? 5mg/8। 5mg/8 लिखेंगे इंटू 5। इस 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? 3/8 mg। क्लियर है? यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हिंज फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल गया वो हमें कितना मिल गया? 3/8 इंटू mg मिल गया। क्लियर? ठीक, अब हम लोग इस v के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। v मेरा क्या है? हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर है? तो v के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस t को उठा करके हम लोग कहाँ डाल देंगे? यहाँ डाल देंगे। क्लियर है? यहाँ डाल देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो डालते हैं v प्लस 4t। टी के जगह पे क्या लिखेंगे? 5mg/8 लिखेंगे। 5mg/8 इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा? mg। इस 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से v प्लस हमें क्या मिल जाएगा? 4mg/8। 4mg/8 मिल गया, बराबर क्या मिल जाएगा? mg मिल जाएगा। तो यहाँ से v हमें कितना मिल जाएगा? 8mg माइनस 4mg/8 मिल जाएगा। 8mg माइनस 4mg/8 मिल गया। क्लियर है? ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा? 4mg/8 मिल जाएगा, यानी कि mg/2 मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यानी कि v का जो वैल्यू मिल गया वह कितना मिल गया? mg/2 मिल गया। क्लियर है? यानी कि हिंज फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया वो हमें कितना मिल गया? इतना मिल गया। क्लियर है? तो हिंज फोर्स जो होगा, हिंज फोर्स क्या होता है? इस हॉरिजॉन्टल हिंज फोर्स का यह जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और यह जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा सो ही क्या होगा? हिंज फोर्स होगा। तो मान लेते हैं कि हिंज फोर्स जो है वह कितना है? हिंज फोर्स जो होगा वह कितना हो जाएगा? √h² प्लस v²। तो h हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ हम लोग लिखते हैं, इसको हम मिटा ही देते हैं। क्लियर है? तो हिंज फोर्स जो होगा मेरा वह क्या होगा? इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का और इस वर्टिकल कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट होगा सही मेरा क्या हो जाएगा? हिंज फोर्स हो जाएगा। तो हिंज फोर्स जो होगा वह क्या लिखेंगे? हिंज फोर्स बराबर
ये कंपोनेंट हिंज फोर्स बराबर क्या हो जाएगा मेरा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एच हमने कैलकुलेट कर लिया है, एच हमारे पास कितना है, रूट अंडर एच हमने कैलकुलेट कर लिया, एच हमारे पास कितना है 3/8 mg है, तो क्या लिखेंगे 3/8 mg का स्क्वायर प्लस यहाँ से हमको क्या मिलेगा, v कितना है mg/2 है, तो mg/2 का स्क्वायर। क्लियर है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें हिंज फोर्स मिल गया। क्लियर है, ठीक है। और हिंज फोर्स कितना डिग्री के एंगल पे होगा, तो मान लेते हैं कि यह एंगल थीटा है। क्लियर है, तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर v/h लिख देंगे। क्लियर है, तो v का वैल्यू हमारे पास कितना है mg/2 है, और h का वैल्यू हमारे पास कितना है 3mg/8 है। mg कैंसिल आउट हो गया, और इस 4 टाइम से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा 4/3, यानी कि थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो इस तरीके से हम लोग इस हिंज फोर्स का डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो हिंज फोर्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया, इतना आ गया, और इस हिंज फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वह कितना होगा tan इनवर्स 4/3 होगा, यह भी हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है, ठीक है। तो जब कभी भी हिंज फोर्स कैलकुलेट करना हो तो हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल को इस प्रॉब्लम को एक बार खुद से निश्चित रूप से सॉल्व कीजिएगा। ओके, अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि यह हमारे पास एक रॉड है, और इस रॉड का मास m है और लेंथ l है, और यह रॉड यूनिफॉर्म रॉड है। क्लियर है, ठीक है। और रॉड का यह जो इंड है, इस इंड को यदि हम लोग a बोल दे और इस इंड को यदि हम लोग b बोल दे, तो रॉड का यह जो a इंड है, इस इंड को हिंज कर दिया गया है। क्लियर है, ठीक है। और इस b पॉइंट पे इस रॉड को एक लाइट स्ट्रिंग से बांध करके ऐसे फिक्स कर दिया गया है, ताकि यह रॉड हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, रेस्ट के कंडीशन में रहे और इक्विलिब्रियम के कंडीशन में रहे। क्लियर है, और यह क्लियर है, ठीक है। यानी कि यह जो रॉड दिया गया है यह हॉरिजॉन्टली स्टेशनरी कंडीशन में दिया गया है। क्लियर है, यानी कि यह जो रॉड दिया गया है इस सिचुएशन में हॉरिजॉन्टली स्टेशनरी कंडीशन में है। क्लियर है, ठीक है। तो हमें यह बोला गया है कि हिंज फोर्स कैलकुलेट कीजिए और इस रस्सी में जितना टेंशन डेवलप हो रहा है उसको कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिजिड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस रिजिड बॉडी का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा उसे हम लोग टी बोल देते हैं। क्लियर है, और यहाँ पे इस रॉड को जो हिंज्ड कर दिया गया है, तो इस हिंज्ड पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग हिंज फोर्स का कंपोनेंट दिखाएंगे और एक वर्टिकल डायरेक्शन में हिंज फोर्स का कंपोनेंट दिखाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हिंज फोर्स का कंपोनेंट होगा उसे यदि हम लोग इस डायरेक्शन में दिखा दे, तो यह मेरा जो कंपोनेंट होगा वह कितना, इसको हम लोग किस चीज़ से दर्शाएंगे, वह एच से दर्शाएंगे। क्लियर है, जबकि इस पॉइंट पर जो हिंज फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसे हम लोग कैसे दर्शाएंगे, इस डायरेक्शन में दर्शाएंगे, और इसे हम लोग क्या बोल देंगे, भी बोल देंगे। क्लियर है, ठीक है। यानी कि एच जो है मेरा वह क्या है, हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और यह जो मेरा भी है, या भी क्या है, इस पॉइंट पे जो हिंज फोर्स लग रहा है उस हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर है, ठीक। चूंकि यह रॉड जो है वह यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है, तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह जस्ट इसके सेंटर पे ही होगा। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वह यहाँ पे है, तो इसी सेंटर ऑफ मास पर इस रॉड का जो वेट काम करेगा वह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। क्लियर है, और वेट कितना होगा, mg होगा। क्यों, क्योंकि इस रॉड का जो मास दिया गया है वह m दिया गया है। साथ ही साथ इस रॉड के इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास दिया गया है वो m दिया गया है, और यह ऑब्जेक्ट कहाँ है, इस a इंड से l/3 डिस्टेंस पे है। क्लियर है, इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन दिया गया है उस a पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे दिया गया है, l/3 डिस्टेंस पे दिया गया है। क्लियर है, तो इस ऑब्जेक्ट का भी वेट जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्टिव होगा, और वह होगा भी कितना, mg के इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक है। और हम लोग करेंगे क्या कि इस टेंशन का कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे। एक कंपोनेंट जो होगा वह क्या होगा, इस रॉड के लेंथ के लॉन्ग होगा, और वह कितना हो जाएगा, t cos 53 डिग्री हो जाएगा, और यह आएगा हमें कितना, 3t/5 मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। और इस t का जो एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, और वह होगा कितना, t sin 53 होगा। कितना होगा, t sin 53 होगा, और इसे हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4t/5 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इस टेंशन का हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट हमें मिला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिला वो 3t/5 मिला, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिला वो हमें कितना मिला, 4t/5 मिला। क्लियर है, ठीक है। तो चूंकि प्रॉब्लम्स में यह क्या बोला गया है, यह जो रॉड है मेरा वह रॉड स्टेशनरी कंडीशन में है, यानी कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, तो हम कह सकते हैं कि इस रॉड पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह भी जीरो होगा, और नेट टॉर्क भी जो होगा वह भी जीरो होगा। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ नेट जो होगा वह कितना है, होगा जीरो होगा, और टाउ नेट जो होगा वह भी कितना होगा, जीरो होगा। किस पॉइंट के अबाउट,
एवरी पॉइंट के अबाउट। क्लियर है। और हिंज के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था, तो हम लोग इस हिंज को क्या माने हैं, फ्रिक्शनलेस माने हैं। क्लियर है, ठीक है। तो नेट फोर्स को जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करेंगे और वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करेंगे। क्लियर है। तो जब हम लोग इस रॉड पे लगने वाले हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग क्या देखेंगे कि इस रॉड पे लगने वाले जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है वो किस किस डायरेक्शन में है। तो एक फोर्स हमें इस डायरेक्शन में मिल रहा है और यह फोर्स कितना मिल रहा है, एच मिल रहा है। और एच क्या है, हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्लियर है, ठीक है। और दूसरा जो फोर्स मिल रहा है, इस टेंशन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल रहा है, वह कितना मिल रहा है, 3T/5 मिल रहा है। यानी कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वह एच लग रहा है और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वह 3T/5 लग रहा है। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब फोर्स को बैलेंस करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, एच बराबर 3T/5 लिखेंगे। क्लियर है, ठीक। जब हम लोग इस रॉड पे लगने वाले वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वह एक फोर्स भी है। भी क्या है, इस पॉइंट पर जो हिंज फोर्स लग रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर है, ठीक है। तो एक फोर्स हमें भी मिल गया, दूसरा फोर्स हमें क्या मिलेगा, इस टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट लग रहा है वह कितना लग रहा है, 40/5 लग रहा है। क्लियर है। तो दूसरा जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वह 40/5 है और एक पहला कौन है, भी है। यानी कि अपर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वह क्या है, भी है और 40/5 है। तो अपर डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, v + 40/5 लिखेंगे। और यह किसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस रॉड का जो वेट है वह mg नीचे लग रहा है, जबकि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वह भी mg है, वह भी किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। हम लोग क्या लगाए, लिख देंगे बराबर 2mg लिख देंगे। क्लियर है, ठीक है। यानी कि हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दिया और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस रॉड पे लगने वाले नेट टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे। तो इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यह जो रॉड है ये रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। क्लियर है, ठीक है। तो नेट टॉर्क कितना हम होगा, इस रॉड पे लगने वाला नेट टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। किस पॉइंट के अबाउट, सभी पॉइंट्स के अबाउट 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो हम कोई एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, तो हम अपनी सुविधा के लिए हम इस ए पॉइंट को ही चूज करते हैं। क्लियर है। तो इस ए पॉइंट के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह भी कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इस रॉड पे क्योंकि यह जो रॉड है वह इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। क्लियर है। हम लोग क्या लिखेंगे, टाउ ए बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्लियर, ठीक। क्लियर है। तो अब हम लोग इस ए पॉइंट के अबाउट जितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं सभी फोर्सेस का टॉर्क लिखते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस ए पॉइंट के अबाउट इस एच का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 प्लस इस ए पॉइंट के अबाउट इस भी का जो टॉर्क होगा वह भी कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 प्लस। क्लियर है। और इस ए पॉइंट के अबाउट इस mg का, इस वेट, इस ऑब्जेक्ट के mg का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, mg इंटू L/3। क्या होगा, mg इंटू L/3। सेंस कौन सा सेंस हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। क्लियर है। प्लस इस mg का, इस रॉड का जो वेट mg है, इस mg का इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, mg इंटू L/2 होगा। क्लियर है। कितना होगा, mg इंटू L/2 होगा। और सेंस कौन सा सेंस हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। प्लस अब हम लोग इस ए पॉइंट के अबाउट इस टी cos थीटा का यानी कि इसका टॉर्क देखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इस फोर्स का जो टॉर्क होगा क्योंकि यह जो फोर्स है, यह फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह कहाँ से होकर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इसी ए पॉइंट से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है। यानी कि 3T/5 का इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। प्लस तो अब हमारे पास कौन सा फोर्स बचा, यह 40/5 बचा। क्लियर है। तो इस 40/5 फोर्स का इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स का जो इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। और यह डिस्टेंस हमारे पास कितना है, L है। क्लियर है। तो इस 40/5 का इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 40/5 इंटू L हो जाएगा। और सेंस कौन सा सेंस हो जाएगा, यहाँ कलम रखेंगे और 40/5 किधर ऊपर की ओर है, तो मुड़ाएंगे तो किस सेंस में मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मुड़ेगा। क्लियर है। और यह कितना होना चाहिए, सब टॉर्क मिलकर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि यह रॉड इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। क्लियर है, ठीक। तो जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। तो आइए हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्लियर, ठीक। तो मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस जो है वह पॉजिटिव सेंस में है। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, mg L/3 लिखेंगे। प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, mg L/2 लिखेंगे। क्लियर है। प्लस अच्छा, क्योंकि यह भी क्लॉकवाइज था, यह भी क्लॉकवाइज था, तो हमने प्लस लिख दिया। यह हमारे पास क्या, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जब क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो हमें क्या मिल जाएगा, 40L/5 मिल जाएगा। बराबर क्या कर देंगे, 0। यहाँ से हमें क्या मिल गया, 5mg L/6 मिल गया। बराबर क्या मिल जाएगा, 40L/5 मिल जाएगा। L कैंसिल आउट,
तो टी बराबर हमें क्या मिल जाएगा 25 mg अपॉन ये 24। तो इस रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा टी का जो वैल्यू मिलेगा वह कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। क्लियर है, यानी इस रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा वह कितना मिलेगा 25 mg अपॉन 24। क्लियर है, ओके। अब हम लोग यदि हिंज फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यानी कि एच के वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस टी के वैल्यू को उठा करके हम लोग यहाँ डाल देंगे तो एच का वैल्यू हमें मिल जाएगा। क्लियर है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो एच बराबर हमें क्या मिलेगा 3t, टी की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे 25 mg अपॉन 24, 25 mg अपॉन 24 इंटू कितना लिखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। इससे यह कैंसिल आउट करेंगे तो 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यह 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा 5 mg अपॉन 8 मिल जाएगा। क्लियर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हिंज फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वह कितना हो जाएगा 5 mg अपॉन 8 हो जाएगा। क्लियर, ठीक। जबकि इस v का वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस t के वैल्यू को उठा करके यहाँ डाल देंगे। क्लियर है, तो हम लोग डालते हैं और सॉल्व करते हैं। तो v प्लस कितना लिखेंगे 4 इंटू टी, टी की जगह पे क्या लिखेंगे 25 mg अपॉन 24 इंटू 5 बराबर 2 mg। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से यह 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से यह 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा v प्लस 5 mg अपॉन 6 बराबर 2 mg। क्लियर है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा v बराबर 2 mg यानी कि 12 mg माइनस 5 mg अपॉन 6 यानी क्या मिल जाएगा 7 mg अपॉन 6, यानी कि v का वैल्यू हमें कितना मिल गया 7 mg अपॉन 6, यानी कि हिंज फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह कितना होगा 7 mg अपॉन 6 होगा और हिंज फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वह कितना होगा 5 mg अपॉन 8 होगा। वह कितना होगा 5 mg अपॉन 8 होगा। तो हिंज फोर्स निकल जाएगा। तो हिंज फोर्स जो होगा वह कितना हो जाएगा, हिंज फोर्स जो होता है वह क्या होता है, इन भी इसका और इसका रिजल्टेंट होता है, यानी यही मेरा हिंज फोर्स होता है और यह जो हिंज फोर्स होगा वह कितना होगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो हिंज फोर्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो हमने एच का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। एच हमारे पास कितना है 5 mg अपॉन 8 है, तो क्या लिखेंगे 5 mg अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस भी हमने कैलकुलेट कर लिया कितना है 7 mg अपॉन 6 है, इतना का स्क्वायर कर देंगे रूट अंडर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें हिंज फोर्स मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और हमें यदि हिंज फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यह एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। मान लेते हैं यह एंगल थीटा है तो टेन थीटा बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, टेन थीटा बराबर वी अपॉन एच लिख देंगे। वी हमारे पास कितना है 7 mg अपॉन 6 है, तो क्या लिखेंगे 7 mg अपॉन 6 अपॉन एच हमारे पास कितना है 5 mg अपॉन 8 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 mg अपॉन 8 लिखेंगे। mg कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें कितना मिलेगा 8 7 56 और नीचे 6 5 30। तो थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा tan इनवर्स 56 अपॉन 30। क्लियर है, तो यह जो हिंज फोर्स लगेगा वह कितना डिग्री के एंगल पे लगेगा, इतना डिग्री के एंगल पे लगेगा और हिंज फोर्स होगा कितना, इतना होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग हिंज फोर्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो हिंज फोर्स को कैलकुलेट करने का यही सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। ओके, अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि ए स्क्वायर प्लेट इज हिंज्ड एज शोन इन द फिगर एंड इट इज हेल्ड स्टेशनरी बाय मींस ऑफ लाइट स्ट्रिंग एज शोन, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज। क्लियर है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज, यानी कि इस समय हमें यह बोला गया कि यह एक स्क्वायर प्लेट है और इस स्क्वायर प्लेट का यह जो इंड है, यह जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को हिंज्ड कर दिया गया है। क्लियर है, ठीक है। इस कॉर्नर को क्या कर दिया गया है, हिंज्ड कर दिया गया है। क्लियर है, और इस कॉर्नर से एक लाइट स्ट्रिंग बांध करके ऐसे लटका दिया गया है ताकि यह जो स्क्वायर प्लेट है यह स्टेशनरी रह सके, रेस्ट में रह सके, इक्विलिब्रियम में रह सके। क्लियर है, ठीक है। तो बोला गया कि इस केस में, इस कंडीशन में यहाँ पे हिंज फोर्स कितना लगेगा सो कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे जो हिंज फोर्स लगेगा उसे कैलकुलेट करना है। तो हिंज फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करते क्या है, हिंज फोर्स को दो कंपोनेंट्स के रूप में कैलकुलेट करते हैं और उन कंपोनेंट से रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो हिंज फोर्स लग रहा होगा, मान लेते हैं कि उस हिंज फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वह इस डायरेक्शन में है और यह जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को एच बोल देते हैं। क्लियर है, हिंज फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वह एच है। क्लियर है, ठीक है। जबकि हिंज फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट इस पॉइंट पर मान लेते हैं वह मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में है।
क्लियर है, वह कितना किधर मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। और हिंज फोर्स का यह जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे हम लोग भी बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। इस स्क्वायर प्लेट का मास m है, तो इस स्क्वायर प्लेट का जो वेट होगा वह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से लगेगा। क्लियर है, और वह वेट कितना लगेगा, mg लगेगा। क्लियर, ठीक। और यह कहाँ पे लगेगा, इसके जस्ट सेंटर पे लगेगा। क्लियर है, ठीक है। और इस स्ट्रिंग का में जो टेंशन डेवलप होगा, मान लेते हैं कि वह टेंशन कितना डेवलप हो रहा है, टी डेवलप हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया कंडीशंस है, उस कंडीशन से हम लोग एच का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, भी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो आसानी से हम लोग हिंज फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो चूंकि प्रॉब्लम में क्या बताया गया कि यह जो स्क्वायर प्लेट है, यह स्क्वायर प्लेट स्टेशनरी है, यानी कि यह स्क्वायर प्लेट क्या है, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। क्लियर है, तो जब यह स्क्वायर प्लेट इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, तो इस स्क्वायर प्लेट पर लगने वाला जो एफ नेट होगा वह कितना होगा, 0 होगा। और इस स्क्वायर प्लेट पर लगने वाला जो टाउ नेट होगा वह भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो बस अब हम लोग इस स्क्वायर प्लेट पर लगने वाले नेट फोर्स को 0 कर देते हैं और इस स्क्वायर प्लेट पर लगने वाले नेट टॉर्क को 0 कर देते हैं। किस पॉइंट के अबाउट, एवरी पॉइंट के अबाउट। क्लियर है, तो यह जो नेट टॉर्क होगा किस पॉइंट के अबाउट 0 होगा, प्रत्येक पॉइंट के अबाउट 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो बस अब हम लोग को करना कुछ नहीं है, फोर्स इक्वेशंस लिखने हैं और टॉर्क की इक्वेशन लिखने हैं, और दोनों को सॉल्व करके हम लोग एच और भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो आसानी से हम लोग हिंज फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो एफ नेट को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं और जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं उनको हम लोग बैलेंस कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वह कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल यही फोर्स लग रहा है, एच लग रहा है। क्लियर है, और एच के अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स लग नहीं रहा है। क्लियर है, ठीक है। यानी कि एच जो होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। और जब हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक फोर्स वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा है, दूसरा फोर्स वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में टी लग रहा है। क्लियर है, यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स है वो भी है और टी है, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला जो कुल फोर्स होगा वह कितना होगा, भी प्लस टी होगा। क्लियर है, ठीक है। और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब हम लोग देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है। वह किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि v प्लस टी होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल h लग रहा था और h के अपोजिट कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा था, तो h बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्लियर है, और v प्लस टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg हो जाएगा। क्लियर है, दिए गए कंडीशन से हम लोग यही दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक। अब क्लियर है, अब हम लोग तीसरा इक्वेशन लिखते हैं टॉर्क का। तो हम लोग यह जानते हैं कि जब यह स्क्वायर प्लेट इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, स्टेशनरी के कंडीशन में है, तो हर एक पॉइंट के अबाउट इस स्क्वायर प्लेट पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग को एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। क्लियर, ठीक। तो हम लोग अपने सुविधा के लिए इसी पॉइंट को चूज करते हैं। मान लेते हैं कि यह पॉइंट यदि ए है, तो ए पॉइंट के अबाउट इस स्क्वायर प्लेट पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टाउ ए बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्लियर, ठीक। तो अब हम लोग इस ए पॉइंट के बाद जितने सारे इस स्क्वायर प्लेट पर फोर्स लग रहे हैं सभी फोर्स का टॉर्क लिखते हैं। क्लियर, ठीक। तो इस ए पॉइंट के अबाउट इस एच का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा, तो 0 प्लस इस ए पॉइंट के अबाउट इस भी का जो टॉर्क होगा वह भी कितना होगा, 0 होगा, तो 0 प्लस इस ए पॉइंट के अबाउट इस टी का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, तो टी इंटू इस टी का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, इस लाइन ऑफ एक्शन से इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा। क्लियर है, और यह डिस्टेंस होगा कितना, तो मान लेते हैं कि स्क्वायर प्लेट का जो लेंथ है वह ए है, तो यह डिस्टेंस कितना मिल जाएगा हमें, a/√2 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस टेंशन के लाइन ऑफ एक्शन पर इस ए पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कितना होगा, a/√2 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, t इंटू a/√2। और इस टेंशन का जो टॉर्क होगा वह किस सेंस में होगा, तो यहाँ पे हम लोग अपना कलम रखेंगे और टेंशन किधर है, इस डायरेक्शन में, तो इधर रोटेट कराएंगे। तो किस सेंस में रोटेट करेगा, किस सेंस में रोटेट करेगा, इस सेंस में रोटेट करेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग इस mg का टॉर्क निकालते हैं, तो इस mg का जो इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, इस mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह यही लाइन ऑफ एक्शन है ना, और इस लाइन ऑफ एक्शन पर इस ए पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह क्या होगा, यही होगा, और यह है कितना हमारे पास, a/√2 है। क्लियर है, तो इस mg का इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, mg इंटू a/√2 होगा। कितना होगा, होगा mg इंटू a/√2 होगा। और यह किस सेंस में होगा, तो ए पर अपना कलम रखेंगे और जिधर mg है उधर मुड़ा देंगे। mg किधर है, नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर मुड़ा देंगे, यानी कि क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। बराबर क्या कर देंगे, 0, क्योंकि इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होना चाहिए, इस सिस्टम पर 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यह जो
ये स्क्वायर प्लेट है वह इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, स्टेशनरी कंडीशन में है। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी इंटू ए बाई रूट टू। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस क्या लिखेंगे, एम जी इंटू ए बाई रूट टू बराबर जीरो। तो यहाँ से टी ए बाई रूट टू बराबर क्या मिल जाएगा, एम जी ए बाई रूट टू मिल जाएगा। तो ए बाई रूट टू कैंसिल आउट हो गया, टी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, एम जी मिल जाएगा। क्लियर है, तो टी हमें कितना मिल गया, एम जी मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जब हम लोग, क्लियर है, ठीक है, यानी कि क्लियर है, ठीक, यानी कि इस रस्सी में, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा वह कितना हो जाएगा, एम जी ही होगा। क्लियर है, ठीक। तो यदि हम लोग इस v के वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, इस t का वैल्यू उठा करके यहाँ पुटअप कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि v प्लस क्या लिखेंगे, t की जगह पे mg लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है, ठीक है, यानी कि इस v का वैल्यू भी जीरो हो गया और इस h का वैल्यू भी कितना हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है, h हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, h कितना हमारे पास, जीरो है। यानी कि इस हिंज द्वारा इस समय इस सिस्टम पर कोई भी हिंज फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, यानी कि इस समय कोई भी हिंज फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर, ठीक, नो हिंज फोर्स, नो हिंज फोर्स एक्टिव हेयर। यहां कोई हिंज फोर्स लगेगा, कोई हिंज फोर्स नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हिंज फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि एच है वह भी हमें कितना मिल गया, जीरो मिल गया। और हिंज फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वह कितना है, वह भी है, वह भी हमें कितना मिल गया, जीरो मिल गया। तो कोई यहाँ पे हिंज फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग एक बार निश्चित रूप से जरूर सॉल्व कीजिएगा। ओके, अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हम लोग पिछले प्रॉब्लम्स का अगला केस देखते हैं। इस केस में बोला गया है, इस केस को यदि हम लोग बी बोल दे तो बी प्रॉब्लम में बोला गया है कि यह हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है और इस स्क्वायर प्लेट का मास कितना है, एम है। क्लियर है, ठीक है, और हर एक साइड का जो लेंथ है वह स्मॉल ए दिया गया है। क्लियर है, ठीक है, और इस स्क्वायर प्लेट का यह जो इंड है, इस इंड को हिंज्ड कर दिया गया है, इस इंड को क्या कर दिया गया है, हिंज्ड कर दिया गया है। और इस इंड को यदि हम लोग ए बोल देते हैं, क्लियर है, ठीक है, तो यह इंड हमारे पास क्या है, बी है, यह इंड सी है और यह इंड क्या है, डी है। क्लियर है, ठीक है, और इस इंड को एक लाइट स्ट्रिंग से बांध करके इस तरीके से लटका दिया गया है ताकि यह जो स्क्वायर प्लेट है, यह स्क्वायर प्लेट स्टेशनरी बना रहे, यानी कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में बना रहे। क्लियर है, ठीक। तो हमें यह बोला गया है कि इस हिंज के द्वारा कितना हिंज फोर्स लगाया जा रहा है, सो कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था ठीक उसी तरीके से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, तो हम लोग करेंगे क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि इस इन पर जो हिंज फोर्स होगा उस हिंज फोर्स का हम लोग मान लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वह इस डायरेक्शन में है और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोल देते हैं एच, यानी हिंज फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वह एच है। क्लियर है, ठीक है, और हिंज फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे हम लोग बोल देते हैं वी, यानी वी क्या है, हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर है, ठीक है, और इस रस्सी में जो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हो रहा है मान लेते हैं वह टेंशन टी है। क्लियर है, और चूंकि यह स्क्वायर प्लेट जो है वह एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वह उसके जस्ट सेंटर पे लाई करेगा और इसी सेंटर से होता हुआ इसका जो वेट होगा वह लगेगा। क्लियर है, तो मान लेते हैं कि इस स्क्वायर प्लेट का जो वेट है वह वेट जो है वह कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है और यह वेट कितना है, mg है। क्लियर है, तो चूंकि यह स्क्वायर प्लेट स्टेशनरी कंडीशन में है यानी कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है तो हम बोल सकते हैं कि इस स्क्वायर प्लेट पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर है, साथ ही साथ हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि इस स्क्वायर प्लेट पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। किस पॉइंट के अबाउट, एवरी पॉइंट के अबाउट, प्रत्येक पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है, तो सबसे पहले इस सिस्टम पे लगने वाले टोटल नेट फोर्स को, तो सबसे पहले हम लोग इस सिस्टम पे लगने वाले नेट फोर्स को बैलेंस कर देते हैं। क्लियर है, तो नेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे। क्लियर है, ठीक है, तो जब हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इस केस में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्सेस है वह केवल एच है और वह किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। क्लियर है, ठीक है, और इस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस एच का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है, यानी यह एच किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, ठीक, अब हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को बैलेंस करते हैं तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं वह क्या है, भी है और टी है। भी क्या है,
इस पॉइंट पर जो हिंज फोर्स लग रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, और टी क्या है, इस रस्सी में जो टेंशन डेवलप हो रहा है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हो रहा है वह टी है। क्लियर है। और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, एम लग रहा है। क्लियर है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं v प्लस टी बराबर क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। v प्लस टी बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। क्लियर है। यानी कि यह सिस्टम जो होगा वह ट्रांसलेशनली इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होगा। क्लियर है। ठीक, तो हमें क्या क्या इक्वेशन मिल जाएगा, h बराबर 0 मिल जाएगा और v प्लस टी बराबर एम मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक, क्योंकि यह जो स्क्वायर प्लेट है वह इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, तो हर एक पॉइंट के अबाउट इस स्क्वायर प्लेट पर जो टॉर्क लगेगा वह कितना लगेगा, 0 लगेगा। क्लियर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोग ये पॉइंट ये तो हम लोग इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखते हैं। तो इस ए पॉइंट के अबाउट इस स्क्वायर प्लेट पर जो टॉर्क लगेगा वह कितना लगेगा, 0, क्योंकि यह जो स्क्वायर प्लेट है वह स्क्वायर प्लेट इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस ए पॉइंट के अबाउट इस स्क्वायर प्लेट पर लगने वाला जो टॉर्क होगा, नेट टॉर्क होगा, वह कितना होगा, 0 होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग यदि इस ए पॉइंट के अबाउट सभी फोर्सेस का टॉर्क कैलकुलेट करें तो हमें क्या क्या मिलेगा, तो हमें यह मिलेगा कि इस ए पॉइंट के अबाउट इस एच का जो टॉर्क होगा वह कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। क्लियर है। ठीक है, और इस ए पॉइंट के अबाउट इस भी का जो टॉर्क मिलेगा वह भी हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है। ठीक है, प्लस इस ए पॉइंट के अबाउट इस एम जी का जो टॉर्क मिलेगा वह हमें कितना मिलेगा, एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, और यह डिस्टेंस होगा कितना, a बाई रूट 2 होगा। क्लियर है। ठीक है, तो यह डिस्टेंस हमें पता चल गया कितना, a बाई रूट 2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम जी का इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, एम जी इंटू ए बाई रूट 2 होगा। क्या होगा, एम जी इंटू ए बाई रूट 2 होगा। क्लियर है। और सेंस कौन सा सेंस हो जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। क्लियर। ठीक, प्लस अब कौन सा फोर्स बचा, यह टेंशन बच गया। तो इस टेंशन का इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, तो टेंशन इंटू इस टेंशन के लाइन ऑफ एक्शन पर इस ए पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा। और यह डिस्टेंस होगा कितना, तो यह डिस्टेंस होता है रूट 2a। यह डिस्टेंस कितना होता है, रूट 2a होता है। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, t इंटू रूट 2a हो जाएगा। इस टेंशन का इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, t इंटू रूट 2a हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, t इंटू रूट 2a। और इस टेंशन के और इस ए पॉइंट के अबाउट इस टेंशन का जो टॉर्क का सेंस होगा वह किस सेंस में हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। क्लियर है। बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट यह जो सिस्टम है वह सिस्टम पर लगने वाला नेट टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यह जो स्क्वायर प्लेट है वह इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से टी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्लियर। ठीक, तो मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस में जो टॉर्क है वह पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो टॉर्क होगा वह क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली है कि निगेटिव हो जाना है। क्लियर है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम जी इंटू ए बाई रूट 2 यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस में हमने पॉजिटिव माना है, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस क्या लिखेंगे, टी इंटू रूट 2a बराबर 0। तो यहाँ से टी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, एम जी ए अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2a। क्लियर है। ए कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एम जी बाई 2 मिल जाएगा। क्लियर है। तो टेंशन हमें कितना मिल गया, एम जी बाई 2 मिल गया। क्लियर। ठीक, तो जब हमें टेंशन एम जी बाई 2 मिल गया तो हम आसानी से इस v का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस v के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस t के वैल्यू को उठा के यहाँ डाल देंगे। तो v प्लस टी के जगह पे क्या लिख देंगे, एम जी बाई 2 बराबर एम जी लिख देंगे। तो v बराबर भी हमें क्या मिल जाएगा, एम जी बाई 2 ही मिल जाएगा। यानी कि हिंज फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट मिला वो हमें वह कितना मिला, एम जी बाई 2 मिला, और हिंज फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला वह h का वैल्यू हमें कितना मिला, 0 मिला। क्लियर है। ठीक है, तो इस स्क्वायर प्लेट पर इस हिंज के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वह किस डायरेक्शन में लगाया जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाएगा। क्लियर है। तो हिंज फोर्स कितना होगा, तो जो हिंज फोर्स होगा वह कितना हो जाएगा, यहाँ पे हिंज फोर्स जो होगा वह कितना हो जाएगा, यहाँ पे एम जी बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी एच का वैल्यू हमें 0 मिल गया, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, इसी v के डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो हिंज फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है। किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यह मेरा लास्ट प्रॉब्लम होगा। क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट प्रॉब्लम्स का ही अगला केस देखते हैं। इस केस में बोला गया है कि यह हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है जिसका मास m है और हर एक साइड का लेंथ a दिया गया है। क्लियर है। और यह इंड जो है इस इंड को हिंज्ड कर दिया गया है, और इस इंड को a बोला गया है, इस इंड को b बोला गया है, इस इंड को c बोला गया, इस इंड को d बोला गया है। क्लियर है।
और इस सी पॉइंट से एक जो है कि लाइट स्ट्रिंग बांध करके यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है ताकि यह जो स्क्वायर प्लेट है वह स्टेशनरी बना रहे। क्लियर है, ठीक है। तो हमें यहाँ बोला गया है कि इस केस में हिंज फोर्स यहाँ पे कितना डेवलप होगा, सो कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है, तो सिंपल सी बात है, जैसे हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ठीक उसी तरह से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो भी हिंज फोर्स लग रहा है उस हिंज फोर्स का एक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग एच बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। जबकि उस हिंज फोर्स के जो वर्टिकल कंपोनेंट है उस वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग भी बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। और रस्सी में जो टेंशन डेवलप हो रहा है उस टेंशन को हम लोग टी बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। और चूंकि यह स्क्वायर प्लेट जो दिया गया है यह स्क्वायर प्लेट यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है तो इसका जो मास होगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ लाई करेगा, दोनों डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई करेगा। तो मान लेते हैं कि यह इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि यही क्या है, सेंटर है, और इस पॉइंट को ओ बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस ओ पॉइंट पर जो वेट लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन में। क्लियर है, और उस वेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, एम बोल देते हैं। क्लियर है, ठीक है। चूंकि यह जो स्क्वायर प्लेट है वह इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, तो हम बोल सकते हैं कि इस स्क्वायर प्लेट पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह कितना होगा, 0 होगा, तथा नेट टॉर्क जो होगा वह भी कितना होगा, 0 होगा। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा, एवरी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो चूंकि इस स्क्वायर प्लेट पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो हम लोग कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस होगा। क्लियर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इस टेंशन को ब्रेक करेंगे कंपोनेंट्स में। क्लियर है, तो मान लेते हैं इस टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा हमें कितना मिलेगा, टी cos 45, यानी कि क्या मिल जाएगा, t/√2 मिल जाएगा। क्लियर है, जबकि वर्टिकल जो कंपोनेंट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, t sin 45 डिग्री, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, t/√2, यह भी मिल जाएगा। क्लियर है, यानी कि इस टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल को इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह कितना मिलेगा, t/√2, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह कितना मिलेगा, t/√2 ही मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्सेस है वो कौन कौन सा फोर्स है। एक फोर्स यह फोर्स है, और यह फोर्स क्या है, एच है, और एच क्या है, इस पॉइंट पर जो हिंज फोर्स लग रहा है उस हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्लियर है, और दूसरा कौन सा फोर्स है, t/√2 है, वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, यानी h के जस्ट अपोजिट कौन है, t/√2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, h बराबर t/√2 लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में जब फोर्स को बैलेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम देखेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, या भी लग रहा है, या भी क्या है, इस पॉइंट पे जो हिंज फोर्स लग रहा है उस हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर है, ठीक है। तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वह भी है, प्लस क्या है, t/√2 है। क्लियर है, तो वर्टिकली अपर डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, या भी लग रहा है और t/√2 लग रहा है। क्लियर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, v प्लस t/√2, या किसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, mg है, तो यह mg के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमें यह मिल गया, एक इक्वेशन हमें यह मिल गया। क्लियर है, चूंकि यह स्क्वायर प्लेट स्टेशनरी है, अर्थात हम लोग यह बोल सकते हैं कि यह स्क्वायर प्लेट इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। क्लियर है, तो जब यह स्क्वायर प्लेट इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है तो इस स्क्वायर प्लेट पर हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग जो है इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करने के लिए इस ए पॉइंट को ही चूज कर लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इस ए पॉइंट के अबाउट इस स्क्वायर प्लेट पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि यह स्क्वायर प्लेट जो है वह इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है, अर्थात यह स्क्वायर प्लेट स्टेशनरी कंडीशन में है। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस ए पॉइंट के अबाउट इस स्क्वायर प्लेट पर लगने वाला जो नेट टॉर्क है वह टाउ ए है, तो टाउ ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो यदि हम लोग इस ए पॉइंट्स के अबाउट इस स्क्वायर प्लेट पर लगने वाले जितने सारे फोर्सेस है सभी फोर्सेस के टॉर्क को लिखे और उनको वेक्टरली ऐड कर दे तो इस ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस ए पॉइंट के अबाउट इस स्क्वायर प्लेट पर लगने वाला जितना सारा फोर्स है सभी फोर्स का टॉर्क लिखते हैं। तो इस ए पॉइंट के अबाउट इस एच फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। प्लस इस ए पॉइंट के अबाउट इस भी फोर्स का जो टॉर्क होगा वह भी कितना होगा, 0 होगा। प्लस इस ए पॉइंट के अबाउट इस t/2 फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इस t/2 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह कहां से होकर गुजरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, इसी ए पॉइंट से होकर गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है, ठीक है। प्लस तो इस ए पॉइंट के अबाउट इस t/2 फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, फोर्स
टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे फोर्स जो है इस डायरेक्शन में कितना हमारे पास है, T/√2 है। और इस फोर्स का जो यह जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन पर इस पॉइंट से, इस ए पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा। और यह डिस्टेंस होगा कितना, यह जो डिस्टेंस होगा, यह डिस्टेंस इस स्क्वायर प्लेट का जो डायगोनल है उस डायगोनल के लेंथ के इक्वल होगा। क्लियर है। तो इस स्क्वायर प्लेट का जो डायगोनल होगा वह क्या होगा, √2a होगा। क्लियर है। ठीक है। तो इस T/√2 फोर्स का इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना हो जाएगा, T/√2 इंटू √2a होगा। क्लियर है। ठीक। और इस टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वह क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग अपना कलम रखेंगे और फोर्स किधर है, ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर मुड़ाएंगे तो यह कलम किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इस फोर्स का इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। क्लियर है। ठीक है। अब हमारे पास कौन सा फोर्स बचा, यह फोर्स बचा। तो इस mg का इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस यह लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन पर इस ए पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है वह यह डिस्टेंस होगा। और यह डिस्टेंस होगा कितना, यह डिस्टेंस जो होगा वह कितना होगा, a/√2 होगा। क्लियर है। तो इस mg फोर्स का इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, mg इंटू a/√2 होगा। कितना होगा, प्लस mg इंटू a/√2 होगा। और इस फोर्स का इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क का सेंस होगा वह किस सेंस में होगा, तो हम लोग यहाँ पे अपना कलम रखेंगे, mg किधर है, नीचे की ओर है, तो मुड़ाएंगे तो यह किस सेंस में मुड़ेगा, क्लॉकवाइज सेंस में मुड़ेगा। तो इस mg का इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा उस टॉर्क का सेंस क्या होगा, क्लॉकवाइज सेंस में होगा। क्लियर है। और इन सभी टॉर्क का जो सम होगा, वेक्टर सम होगा, वह कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर है। तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके आसानी से टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। तो आइए हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है। ठीक। तो मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो टॉर्क लग रहा है वह पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमें यह जो टॉर्क मिलेगा यह पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा, T/√2 इंटू √2a जो होगा वह पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस को हमने पॉजिटिव माना तो क्लॉकवाइज सेंस अपने आप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, mg इंटू a/√2 मिल जाएगा, बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्लियर है। यहाँ से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, t इंटू a बराबर क्या मिल जाएगा, mg इंटू a/√2 मिल जाएगा। क्लियर है। a कैंसिल आउट हो जाएगा तो t बराबर हमें क्या मिल जाएगा, mg/√2 मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। यानी कि इस स्ट्रिंग में जो हमें टेंशन प्रोड्यूस होगा वह टेंशन हमें कितना मिल जाएगा, t बराबर mg/√2 मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, इस हिंज्ड पॉइंट पे कितना हिंज फोर्स लग रहा है, सो कैलकुलेट करना है। क्लियर है। ठीक है। तो इस पॉइंट पे हिंज्ड फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, हिंज फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें इस h का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। h क्या है मेरा, इस पॉइंट पर जो हिंज फोर्स लग रहा है उस हिंज फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। क्लियर है। और हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, इस v का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। और यह v क्या है, इस पॉइंट पर जो हिंज फोर्स लग रहा है उस हिंज फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर है। ठीक है। तो h और v को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यह इक्वेशन और इस इक्वेशन का सहारा लेंगे। क्लियर है। ठीक है। क्लियर है। तो इस h के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस t के वैल्यू को उठा के यहाँ डाल देते हैं। क्लियर है। तो हमें h का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर। ठीक। तो h बराबर हमें क्या मिलेगा, T/√2 है तो t की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, mg/√2। अब पहले से √2 मौजूद है तो इंटू √2, तो बराबर क्या मिल जाएगा, mg/2 मिल जाएगा। क्लियर है। यानी h का जो वैल्यू मिला वो हमें कितना मिला, mg/2 मिला। क्लियर है। तो h की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, mg/2 लिख देंगे। क्लियर है। ठीक। अब हमको v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इस v का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस v के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस t को उठा के यहाँ डाल देंगे। क्लियर है। तो जब हम लोग इस t के वैल्यू को उठा के यहाँ डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्लियर है। तो जब हम लोग t का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डालेंगे तो हमें v बराबर क्या मिलेगा, v प्लस t की जगह पे क्या डालेंगे, mg/√2 लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, mg/2 मिल जाएगा, बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, mg लिख देंगे। क्लियर है। तो v यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, mg/2 मिल जाएगा। क्लियर है। यानी कि हमें v का भी वैल्यू कितना मिल गया, mg/2 मिल गया। क्लियर। ठीक है। तो हमें h का भी वैल्यू mg/2 मिल गया, v का भी वैल्यू mg/2 मिल गया। क्लियर है। ठीक है। तो अब हम लोग जो है इस पॉइंट पे लगने वाला हिंज फोर्स आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। जो क्लियर है। ठीक है। तो इस पॉइंट पे लगने वाला हिंज फोर्स जो होगा वह क्या होगा, इस कंपोनेंट का और इस कंपोनेंट का रिजल्टेंट होगा। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि हिंज फोर्स जो है वह इस डायरेक्शन में है। क्लियर है। तो और हिंज फोर्स को यदि हम लोग HF लिख दे, HF क्या है मेरा, हिंज फोर्स है, तो हिंज फोर्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, √h² प्लस v² लिखेंगे। क्लियर है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं हिंज फोर्स जो होगा वह क्या हो जाएगा, √h² प्लस v² हो जाएगा। और h के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे,
रूट अंडर एम जी बाई टू लिखेंगे का स्क्वायर, अब प्लस भी की जगह पे हमारे पास कितना कैलकुलेट करके मिल गया है, एम जी बाई टू मिल गया है, यानी कि एम जी बाई टू का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम जी बाई टू बाहर आ जाएगा और रूट अंडर टू मिलेगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, रूट टू टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें हिंज फोर्स कितना मिल जाएगा, एम जी बाई रूट टू मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। क्लियर है। और जब हमें हिंज फोर्स के डायरेक्शन को कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि एंगल थीटा है, तो टेन थीटा हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, तो टेन थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, भी अपॉन एच हो जाएगा। क्लियर है, तो भी हमारे पास कितना हमने कैलकुलेट कर लिया, एम जी बाई टू कैलकुलेट किया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एम जी अपॉन टू, और एच भी हमने कितना कैलकुलेट किया, एम जी बाई टू ही कैलकुलेट किया, तो क्या लिख देंगे, एम जी बाई टू, कैंसिल आउट होकर एक मिल जाएगा, तो थीटा बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर है, तो हिंज फोर्स जो होगा इस केस में वह कितना होगा, हिंज फोर्स का अमाउंट कितना हो जाएगा, एम जी बाई रूट टू हो जाएगा। क्लियर है, तो हम लोग इसको अगर दर्शा दें यहाँ पे हम लोग डायग्राम में दर्शा दें, तो जो मेरा हिंज फोर्स होगा वह मेरा कौन सा फोर्स होगा, ये होगा हिंज फोर्स, और इस हिंज फोर्स का वैल्यू हमने कितना मिल गया, हमें एम जी बाई रूट टू मिल गया, और यह एंगल कितना डिग्री मिल गया, 45 डिग्री मिल गया। क्लियर है, तो इस केस में जो हिंज फोर्स होगा वह कितना होगा, एम जी बाई रूट टू होगा, कितना डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हिंज फोर्स को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यह देखा है, स्क्वायर प्लेट को अगर हम लोग लेके देखें तो स्क्वायर प्लेट के तीनों केस में अलग अलग हमें हिंज फोर्स मिला है। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि हिंज फोर्स जो होता है वह सिचुएशन पर डिपेंडेंट होता है। अलग अलग सिचुएशन में हिंज फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो डायरेक्शन होगा, वह अलग अलग आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो लेकिन हिंज फोर्स को कैलकुलेट करना काफी आसान है, जैसा कि हमने आपको काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम से संबंधित टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है, तब तक आप जो है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम से संबंधित जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है उन 6 पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम से संबंधित बुक्स में जितने सारे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं सभी प्रॉब्लम्स को एक बार सॉल्व कीजिए। मुझे उम्मीद है कि सभी प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। यदि कोई किसी प्रॉब्लम्स में आप फंसते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसका वीडियो बना करके डाल दूंगा सॉल्यूशन के रूप में। क्लियर है, तब तक के लिए बाय बाय।